हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू पर मैं मिस अस्वी वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलोनियल रूल, जो कि आपका बीएड का सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। आप सबसे फर्स्टली आप ये देखेंगे वहाँ पर कि प्रोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स एजुकेशन के इन इंडिया में कॉलोनियल रूल पर क्या थे। अब सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम चलते हैं कॉलोनियल रूल पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉलोनियल रूल जो है होता क्या है। तो जो कॉलोनियल रूल है ये होता है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पे शासन करने लग जाता है उसे कहते हैं कॉलोनियल रूल। तो जब हमारा इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर में आता था, मतलब उस टाइम पे कॉलोनियल फॉलो हुआ था जब, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक है स्पेलिंग, आप इसको राइट कर लेना। तो जो कॉलोनियल रूल जब उस टाइम पे हमारे कंट्री पर फॉलो हुआ था तब हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम कैसा था, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, सबसे पहले ये देखो, प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली देखो स्टार्टिंग फेज में क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कभी भी एजुकेशन की तरफ डेवलप नहीं करना चाहती थी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि कोई भी पढ़े लिखे कुछ बन जाए, बिल्कुल नहीं चाहती थी। उनका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट कमाना। उनका मेन मोटिव क्या था, ओनली प्रॉफिट कमाना था। और टू रूल इन इंडिया दे प्लान, उन्होंने एक प्लान करा बाद में। देखो उनका मेनली रीज़न था प्रॉफिट कमाना। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा करें कि जो मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास वाले फैमिली के लोग हैं हम उनको थोड़ा सा पढ़ा लिखा दें, और ताकि वो हमारे लिए काम कर सकें और हमें उससे प्रॉफिट हो। तो देखो यहाँ पर भी उन्होंने अपना ही प्रॉफिट ढूंढा। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लोगों को पढ़ाया लिखाया सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो कैसे हों, ब्लड से और कलर से तो इंडियन हों, बट टेस्ट से कैसे हों, इंग्लिश हों। ठीक है, वो ऐसा चाहते थे। देन उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। कंट्रोवर्सी का मतलब एक तरीके से झगड़ा हो सकता है। ठीक है, झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस टाइम पे। वो कंट्रोवर्सी क्या थी, वो किन किन लोगों के बीच थी। देखो कंट्रोवर्सी जो झगड़ा चल रहा था दोनों में किस किस के बीच था, वो था एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच। अब एंग्लिस्ट कौन थे और ओरिएंटलिस्ट कौन थे, तो एंग्लिसिस्ट वो थे जो प्रमोट करना चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन को, यानी कि वो चाहते थे कि देश के अंदर इंग्लिश एजुकेशन आए। ठीक है, एंग्लिस्टिस्ट कौन थे, जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाई जानी चाहिए, हर कोई इंग्लिश को पढ़े। और ओरिएंटलिस्ट वो थे जो चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज आए और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ हिंदी, यानी कि जो मदर टंग है उसी लैंग्वेज में एजुकेशन होनी चाहिए। देन इसके बाद है जो कंट्रोवर्सी थी, उस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था, इसी कंट्रोवर्सी देखो इसमें एंग्लो और इंडियन, ठीक है, दो तरीके के लोग थे। आपने अभी भी देखा था, क्या देखा था यहाँ पर कि जो एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट थे इन दोनों के बीच ही कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से दिस कंट्रोवर्सी नोन एज एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी, इसी कंट्रोवर्सी को एंग्लो इंडियन कंट्रोवर्सी भी कहा जाता है, और या फिर इसी को ही ओरिएंटल एक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हुआ क्या था। देखो सबसे पहले जो मैकाले मिनट थे ना, उन्होंने 1835 में जो मैकाले मिनट थे उनको अपॉइंट किया था। किसने अपॉइंट करा था, विलियम बेंटिक ने अपॉइंट करा था मैकाले मिनट को। और इसके बाद जो एडम थे, एडम को भी किसने अपॉइंट करा था, विलियम बेंटिक ने अपॉइंट करा था। थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो मैकाले मिनट थे उनको 1835 में विलियम बेंटिक ने अपॉइंट करा था। और किस लिए अपॉइंट करा था, उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स थी, 3 प्रॉब्लम्स थी। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए विलियम बेंटिक ने मैकाले मिनट को अपॉइंट किया था। वो 3 प्रॉब्लम क्या थी, वो प्रॉब्लम ये थी, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि उनको ना कुछ पैसे दिए जा रहे थे। ठीक है, 1 लाख समथिंग रुपीज़ थे, तो उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ ये थी कि जो एंग्लो और ओरिएंटल के बीच में जो इश्यू चल रहा था उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो चार्टर एक्ट 1813 में आया था उसको प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई करना। ये 3 इशू थे जिसके लिए क्या था, मैकाले को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, देन इसके बाद क्या हुआ, इनके जब मैकाले ने अपना पूरा सॉल्यूशन दे दिया
पर उसके बाद भी ना प्रॉपर तरीके से मतलब जो चाहते थे ना वो सब नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ था कि इसके बाद एडम को अपॉइंट किया गया। एडम को किसने अपॉइंट किया था? एडम को अपॉइंट किया था विलियम बेंटिक ने ही। और एडम ने अपनी रिपोर्ट दी थी एजुकेशन को लेकर। ध्यान रखना, एडम्स रिपोर्ट जब हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब आपको ये चीज़ अभी से पता होनी चाहिए कि एडम ने 3 रिपोर्ट सबमिट की थी अपनी एजुकेशन को लेकर। ठीक है, वो तीनों रिपोर्ट हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखो, इन्होंने अपनी 3 रिपोर्ट सबमिट करी थी। कब करी इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? 1835 में स्टार्ट करी थी सबमिट करना। ठीक है, पहली रिपोर्ट अभी दी गई थी इनकी। सेकेंड है कि जो उसके बाद मतलब सबसे पहले मैकाले मिनट आए थे, उसके बाद एडम ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। देन उसके बाद आए थे वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच 1854 में आया था, जिन्होंने रिकमेंड करा था एम ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है रियल में, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताई थी वुड डिस्पैच ने। उसके बाद ही इज़ अ ग्रेट लैंडमार्क, ये एक ग्रेट लैंडमार्क थे जिन्होंने इंडिया में एजुकेशन को डेवलपमेंट में हेल्प करा। देन उसके बाद 1937 में महात्मा गांधी ने एक स्कीम इनिशिएट करी। और वो जो स्कीम थी वो नेशनल एजुकेशन थी, जो कि कहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसको मतलब कहाँ पे रखा गया था? वो वर्धा एक जगह है जहाँ पर इसको कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और उस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन स्कीम के बारे में बताया, और उसी स्कीम को कहा गया था वर्धा स्कीम। और ये जो वर्धा स्कीम है ये कब आई थी? 1937 में आई थी। और इन्हीं को ही नेक्स्ट लैंडमार्क ऑफ हिस्ट्री इंडिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था सार्जेंट कमीशन, जिसको सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट प्लान भी कहते हैं। ये 1944 में आया था। ये पांचों जो रिपोर्ट हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देखो, ये चीज़ें आपने पढ़ी, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है। अभी तो हमने सिर्फ इन सभी को एक साथ डिस्कस करा है, आगे चल के हम इन सभी को सिंगली सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो कॉलोनियल रूल था हमारे इंडिया पे जब फॉलो हो रहा था, उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था, तो उसी टाइम पे ये सब लोग आए थे। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? वो आए थे लॉर्ड मैकाले मिनट। कब आए थे? 1835 में, जिसको क्या कहते हैं? एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी कहते हैं, या फिर ओरिएंटल एसिडेंटल कंट्रोवर्सी भी कहते हैं। देन नेक्स्ट आए थे विलियम एडम, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1838 में। इसके बाद आए थे वुड डिस्पैच, जिन्होंने दिया था 1854 में। नेक्स्ट उसके बाद आया था वर्धा स्कीम, जिसको बेसिक एजुकेशन स्कीम भी कहते हैं। ये स्कीम आई थी 1937 में। इसके बाद आया था सार्जेंट कमीशन, या फिर इसको रिपोर्ट या प्लान भी कहते हैं, 1944 में आया था। देन इसके बाद हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जो एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी और मैकाले मिनट रिपोर्ट है वो क्या है। अगर आपको सिंपली कॉलोनियल रूल बोला जाता है या फिर मैकाले मिनट एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी को डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं, तो आप यहीं से ही इसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लॉर्ड मैकाले थे वो इंडिया में आए थे एज अ लॉ मेंबर ऑफ काउंसिल गवर्नर जनरल के तरीके से। ठीक है, और वो भी कब आए थे? 1835 में वो यहाँ पर आए थे। और जो लॉर्ड मैकाले थे वो थे कौन? वो स्कॉलर इंग्लिश लिटरेचर थे, वो इंग्लिश लिटरेचर थे। और वो फ्लुएंट ऑरेटर, यानी कि बहुत अच्छी स्पीच देते थे। कौन? जो मैकाले मिनट थे। ठीक है, साथ में इनको अपॉइंट किसने करा था? मैंने आपको स्टार्टिंग फेज में बताया था कि इसको अपॉइंट करा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इनको अपॉइंट करा था किस लिए? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व द एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी। और जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और साथ में ये डिफाइन कर लेने के लिए कि जो ये चार्टर एक्ट था ना, इसके अंदर ही ये चीज़ आई थी, लिटरेचर और लर्न नेटिव्स। तो इन्होंने विलियम बेंटिक ने 3 इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए विलियम बेंटिक को अपॉइंट करा था। अब 1 बाय 1 देखते हैं वो 3 इशू कौन कौन से थे। ठीक है, वो 3 इशू क्या क्या थे? देखो, सबसे पहला फर्स्ट है कि हाउ टू स्पेंड द सम ऑफ ₹1 लाख ऑन एजुकेशन, यानी कि 1 लाख रुपए जो मिले थे उसको किस तरीके से एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए। तो उसके लिए मैकाले मिनट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मैकाले ने क्लियरिफाई करा कि इट दैट कंपनी में स्पेंड द मनी एज एंड वेयर इट फील प्रॉपर एंड ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन। देखो,
मेनली जो मैकाले मिनट थे वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे कि जो देश है इंडिया है वहाँ पर मदर टंग हिंदी लैंग्वेज यूज़ हो या फिर संस्कृत, पारसी, अरेबिक ये लैंग्वेज यूज़ हो। वो चाहते थे कि यहाँ पर ऑल ओवर इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश को ही प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इंडियंस के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये कहा हो कि भाई हम हिंदी को ही प्रमोट करते हैं क्योंकि लोग हिंदी ज़्यादा अच्छे से जान लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, वेस्टर्न लैंग्वेज को ही सपोर्ट करा। और इन्होंने देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एंग्लोइस्ट और ओरिएंटलिस्ट क्या थे, तो इन्होंने जो है एंग्लिस्ट को ही सपोर्ट करा था क्योंकि वो वेस्टर्न लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, देखिए इसके बाद तो इन्होंने कहा कि वेस्टर्न एजुकेशन पे अगर हम इन पैसों को खर्च करते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे, ये कहा था मैकाले ने। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी? सॉल्व इशू बिटवीन एंग्लो एंड ओरिएंटल। जो एंग्लो और ओरिएंटल्स के बीच में एक कॉन्ट्रावर्सी चल रही थी, उस कॉन्ट्रावर्सी को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या कहा? मैकाले ने अपोनेंट ऑफ ओरिएंटलिस्ट आइडिया, उन्होंने जो ओरिएंटलिस्ट आइडियाज़ थे उनको जो है नकार दिया। वो उसको मतलब उसका अपोज कर रहे थे। वो चाहते थे कि ही इंट्रोड्यूस वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो ओनली वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को ही अपॉइंट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि देश में ओनली क्या है, वेस्टर्न सिस्टम ही आए। ठीक है, जबकि ओरिएंटलिस्ट थे वो चाहते थे कि हिंदी लैंग्वेज आए या मदर टंग आए, जो भी संस्कृत भाषा थी, पर वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उसका अपोनेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या था? थर्ड ये था टू डिफाइन चार्टर एक्ट 1813 इन अ प्रॉपर वे। उन्होंने चार्टर एक्ट को 1813 में जो आया था उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना था, जिसमें कि उसमें बताना था कि मीनिंग ऑफ लिटरेचर और लर्न नेटिव का मतलब क्या था। उन्होंने कहा, पहला पॉइंट देखो, उन्होंने कहा ही सेड लिटरेचर मीन्स नॉट संस्कृत, पार्सियन, अरेबिक लिटरेचर। उन्होंने कहा लिटरेचर का मतलब संस्कृत, पार्सियन और अरेबिक लिटरेचर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, और लर्न नेटिव का मतलब ओनली इंडियन स्कॉलर्स से नहीं है या फिर संस्कृत, पार्शियन, अरेबिक लैंग्वेज से नहीं है, बट इंडियन स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। यानी कि लर्न नेटिव का मतलब क्या था? इंडियन स्कॉलर्स, यानी इंडियन जो स्कॉलर्स थे वहाँ पर भी क्या होना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रमोट करना चाहिए। ये था लर्न नेटिव का मीन्स, ना कि वहाँ पर संस्कृत, पार्शियन और अरेबिक लैंग्वेज को प्रमोट करना था। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं कुछ, वो क्या क्या थी? पहला, रिलीजियस कॉन्सेप्ट, यानी कि इससे पहले जो लोग आए थे वो कई बार ये क्या हुआ था कि लोगों को उनके रिलीजन को चेंज करने के लिए फोर्स किया गया था। ठीक है, बट जो मैकाले थे उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थे कि वो उनको चेंज करवाए रिलीजन्स को, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। ही डिड नॉट मीन टू इंटरफेयर विद रिलीजन बिलीफ ऑफ इंडियंस, यानी कि जो इंडियंस का जो रिलीजन बिलीफ था उसमें मैकाले जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, बस वो अपोज कर रहे थे किसका? मेकिंग संस्कृत और अरेबिक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो पढ़ाने का जो मटेरियल था या जो पढ़ाने का जो वे था उसमें वो ये नहीं चाहते थे कि संस्कृत और अरेबिक मीडियम में ही लोगों को इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। वो कह रहे थे ही सैड इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न कल्चर शुड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है इंग्लिश लैंग्वेज या फिर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रोव इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेज। उन्होंने इंडियन लिटरेचर और लैंग्वेज के बारे में भी कहा। ही इनकरेज्ड टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज येट थॉट दैट द शासन ऑफ इंडिया डे इन वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उन्होंने कहा कि दिन पे दिन क्या हो रहा है कि वेस्टर्न जो सिस्टम है उनका जो है दिन पे दिन शासन होता चला जा रहा है इंडिया के अंदर। इसी वजह से लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आने चाहिए, उन्हें इंग्लिश ही पढ़ना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर को अपना लेना चाहिए। ही क्रिटिसाइज इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर। उन्होंने जो है इंडियन लिटरेचर और कल्चर की जो है आलोचना करी। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। तो ही थॉट, वो कह रहे थे कि जो इंडियन लैंग्वेज है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि जो इंडियन लैंग्वेज थी वो कैसी है? अधूरी है। ऑल इम्पॉर्टेंट बुक्स कैन नॉट बी ट्रांसलेट इन इंडियन लैंग्वेज, यानी कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक हैं वो सभी इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं की जा सकती। एंड इट्स नॉट रिलेटेड विथ साइंटिफिक प्रोग्रेस, और ये साइंटिफिक प्रोग्रेस से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। इसीलिए दैट्स वाई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इंग्लिश, इसलिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है क्या होना चाहिए? इंग्लिश होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये जो नोट्स हैं ये
जो है लक्ष्मी पब्लिशर की जो बुक है उससे बनाए गए हैं। प्लस में ये जो वीडियो है CRSU यूनिवर्सिटी, KU यूनिवर्सिटी, CVLU यूनिवर्सिटी, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मतलब वो सभी इसको पढ़ सकते हैं, या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉपिक है तो आप वो भी इस टॉपिक को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इन्होंने इंग्लिश के इम्पॉर्टेंस को भी बताया। इन्होंने कहा जो इंग्लिश है वो मच स्पोकन लैंग्वेज है इन होल वर्ल्ड, यानी कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश। और इंग्लिश इज़ अ फुल रिच ऑफ लिटरेचर थॉट, यानी कि ये लिटरेचर से भरी हुई है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है इंग्लिश। ही एम्फेसाइज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। उन्होंने जो है इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान दिया, इंग्लिश को ही मेनली वो प्रमोट करना चाहते थे ऑल ओवर। नेक्स्ट है कोड ऑफ लॉ। आपको शुरू में ही मैंने बताया था ये लॉ मेंबर थे जब इंडिया में आए थे एज अ लॉ मेंबर, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस तरीके से था। आपको मैंने स्टार्टिंग फेज में बताया था, मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको स्टार्टिंग। हाँ, तो ये क्या था कि जो लॉर्ड मेकाले थे वो इंडिया आए थे, किस तरीके से आए थे, एज अ लॉ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, 1835 में। तो ये खुद लॉ की स्टडी करके आए थे, इसी वजह से इन्होंने कोड लॉ के बारे में भी बताया। इन्होंने कहा जो लॉ एजुकेशन है वो शुड बी थॉट इन इंग्लिश, यानी कि जो लॉ की एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही दी जानी चाहिए। ऑल बुक्स शुड बी ट्रांसलेट इन इंग्लिश, यानी कि जितनी भी बुक्स हैं इंडिया में जो पढ़ाई जाती हैं, या जितनी भी रामायण और अव्वल जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी बुक्स हैं, उन सभी को ट्रांसलेट कर देना चाहिए किसमें, इंग्लिश के अंदर। मतलब जो भी एजुकेशन बच्चे पढ़ना चाहते हैं या जो भी इंडियंस उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उन सभी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, देन उसके बाद उसको स्टडी करवाया जाए। नेक्स्ट है एम ऑफ यूटिलाइजेशन ग्रांट, यानी कि जो ग्रांट मिल रहा था उसको कहाँ पर एक्सपेंड करना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा ऑल ग्रांट शुड बी स्पेंट ऑन एजुकेशन, जितना भी ग्रांट है उसको एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए। मतलब उन्होंने बोला कि जितना भी ग्रांट है उसको एजुकेशन पे स्पेंड कर दो। इसका मतलब क्या था, इट मीन्स ऑल मनी शुड बी यूटिलाइज ऑन एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इसका मतलब ये था कि जितनी भी मनी वो मतलब स्पेंड करना चाहते हैं एजुकेशन में, वो सारी कहाँ होनी चाहिए, ओनली वेस्टर्न एजुकेशन पे होनी चाहिए, ना कि इंडियंस लैंग्वेज पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है अगेंस्ट ओरिएंटलिस्ट। अच्छा देखो, ओरिएंटलिस्ट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ओरिएंटलिस्ट क्या चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज प्रमोट हो, बट जो मैकाले थे वो चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट हो, इसलिए उन्होंने एंग्लिस्ट का सपोर्ट करा, ओरिएंटलिस्ट का सपोर्ट नहीं करा। तो ही वाज अपॉइंट टू ओरिएंटलिस्ट, ही सैड ग्रांट शुड नॉट बी प्रोवाइड टू ओरिएंटल इंस्टीट्यूट। वो कह रहे थे कि जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट हैं अगर हम उनको ग्रांट देते हैं तो ये एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा, और ये हमारे एजुकेशन की जो सिस्टम है, प्रोग्रेस है, उसको स्टॉप कर देंगे। टू प्रोवाइड ग्रांट टू दिस इंस्टीट्यूशन इट इज़ टू स्टॉप द प्रोग्रेस, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।